आपका इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। कहानी कुर्सी की में आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की। सबसे पहले बात बहराइच की करेंगे। बहराइच हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ पीडब्ल्यूडी ने 23 घरों में नोटिस चस्पा किया है। लोग बुलडोजर एक्शन के डर की वजह से खुद अवैध अतिक्रमण हटा रहे हैं। इस बीच इंडिया टीवी के रिपोर्टर अविनाश तिवारी अब्दुल हमीद के घर के अंदर पहुंचे। वही घर जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी, वही घर जहां राम गोपाल पर गोली चली और उनका मर्डर हुआ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बहराइच से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अब्दुल हमीद के घर कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है घर खाली करने के लिए, तो पुलिस प्रशासन यहां पे पहुंची हुई है और उसके जितने सामान बाहर बिखरे हुए थे उसको अंदर करवा के सुरक्षित करवा रही है। देखिए बाकायदा यहां पे पुलिस इंस्पेक्टर हैं, वो वीडियो भी बनवा रहे हैं और खुद जो है यहां पे मौके पर मौजूद हैं अपने थाने की फोर्सेस के साथ। और जितना सामान अब्दुल हमीद के घर के बाहर बिखरा था, यानी कि 13 तारीख को जिस दिन घटना घटी थी उस दिन यहाँ पे तोड़फोड़ की गई थी और जब तोड़फोड़ हुआ तो उसके बाद कई सारे सामान बाहर बिखरे हुए थे। तो लिहाजा अब पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस लगाया हुआ है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग ने जो नोटिस लगाया हुआ है उसके बाद जो अवैध निर्माण की तोड़फोड़ की कार्रवाई होनी है, उसके पहले जो सामान अब्दुल हमीद का बाहर बिखरा हुआ था उसको अब पुलिस प्रशासन सुरक्षित करवा रहा है। खुद देखिए मौके पर यहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर मौजूद हैं और इसके साथ साथ अगर बात करें तो उनके थानों की फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है और वो खुद यहाँ पे जो बाहर सामान बिखरा हुआ था, ज्वेलरी की ये दुकान थी और ज्वेलरी के जो तमाम सारे सामान थे जो बाहर बिखरे हुए थे उसको अब अंदर सुरक्षित करवा रहे हैं। आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लॉकर है जिसमें सोने चांदी का जो सामान है वो रखा जाता है। अंदर गाड़ी खड़ी है अब्दुल हमीद के, वहां पे आप देखिए कि उस गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई है और अंदर 2 बाइक भी खड़ी हुई है। तो इन तमाम सारे सामान को सुरक्षित करने का काम किया जा रहा है। ये आप जिसे देख रहे हैं, जिसे ये लोग ठीक करने का काम कर रहे हैं, वो लोग अगर बात करें तो यहाँ पे वो पूरा ये यहाँ पे इसको ठीक करने का काम कर रहे हैं। हम इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये अब्दुल हमीद का घर है और अब्दुल हमीद के घर के अंदर ये गाड़ी मौजूद है। गाड़ी को पूरी तरीके से ये जला दिया गया है। इंडिया टीवी इस वक्त एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है और सबसे पहले घर पे पहुंचने वाला चैनल है। किस तरीके से तोड़ फोड़ की गई है। आप रिश्तेदार हैं अब्दुल हमीद के? उनके कोई नहीं है। तो आप यहाँ पे सामान वामान ठीक कर रहे हैं? अरे प्रधान है। अच्छा, प्रधान है गाँव के? जी, शकील अहमद। शकील अहमद। तो ये जो तोड़ फोड़ हुई है पुलिस प्रशासन आपको लेकर के आया सामान ठीक कराने? जी 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 जी। ये प्रधान है शकील अहमद, इनकी देखरेख में पूरा जो ये घर है उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए अंदर की भी आपको दिखाते हैं। ये अब्दुल हमीद का घर है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी में है। यहाँ किस तरीके से देखिए बोतल पड़े हुए हैं, कांच के सारे बोतल तोड़ फोड़ की गई है यहाँ पे और बड़ी संख्या में यहाँ पे कांच के बोतल पड़े हैं। आप देखिए ये सारी कांच की बोतल फूटे हुए पड़े हैं, सारे कोल्ड ड्रिंक्स की ये बोतल है, इसको यहाँ से जो है तोड़ फोड़ जो है की गई है। और यहाँ पे अंदर देखिए ये अब्दुल हमीद का घर है और यहाँ पे अंदर किस तरीके से पूरा सामान बिखरा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 13 तारीख को जब घटना घटी तो उसके बाद जो भीड़ है वो अंदर प्रवेश की और पूरी तरीके से यहाँ पे तहस नहस किया गया। और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पे जो अगर बात करें ये वो छत है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई। और अंदर अब तस्वीरें देखिए, प्रधान जी को लेकर के पुलिस यहाँ पे पहुंची है और पुलिस ये कह रही है कि जो सामान है उसको ठीक तरीके से रख दिया जाए क्योंकि अब्दुल हमीद के परिवार से कोई यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो प्रधान स्वयं आए हैं ताकि यहाँ पे जो सामान है उसको सुरक्षित कर दिया जाए। ये अब्दुल हमीद का पूरा घर है, देखिए पूरा घर पूरी तरीके से खाली है और सारे सामान यहाँ पे कई सारे सामानों को जो है तितर बितर कर दिया गया है। ये कमरा देखिए, यहाँ पे भी सारे सामानों को जो है असुरक्षित कर दिया गया है, तितर बितर कर दिया गया है और बाहर भी जितने सामान हैं उनको तितर बितर कर दिया गया। यानी कि जब राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, अब्दुल हमीद के घर से पथराव हुआ, पत्थरबाजी हुई, गोलियां चली, उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे जो भीड़ घुसी उसने जो सामान थे उसको असुरक्षित किया। देखिए ये सारी तोड़ फोड़ की गई है, ये चारपाई तोड़ी गई है, डंडे पड़े हैं यहाँ पे। देखिए मौके पर सबसे पहले इंडिया टीवी पहुंचा है, डंडे पड़े हैं यहाँ पे। इस डंडे का इस्तेमाल किस रूप में किया गया है ये तो पुलिस जब जांच करेगी तभी निकल करके सामने आएगा। और यहाँ पे देखिए कितनी कांच की बोतलें पड़ी हुई हैं, आप जहां नजर दौड़ाएंगे कांच की बोतलें ही नजर आएंगी। पूरा आंगन कांच की बोतलों से भरा है। और सबसे पहले हम बात करते हैं राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई है उस जगह पे भी आपको हम लेकर के चलते हैं कि राम गोपाल मिश्रा की जो हत्या हुई थी वो छत पे हुई थी और छत पे हम अब आपको लेकर के चलते हैं। ये सीढ़ियां हैं, इसी सीढ़ियों से अगर बात करें तो ये छत जो है वो अब्दुल हमीद की है और यही सी छत पे चढ़ा था राम गोपाल मिश्रा जहां पे उसकी हत्या की गई बाद में। आपको देखिए इस छत का क्या नजारा है, इस छत को भी मैं आपको दिखाता हूं। इस छत में किस तरीके से
यहाँ पे जो है तमाम सारे कांच की बोतलें हैं वो पड़ी हुई हैं, डंडे पड़े हुए हैं। ये आगे का साइड है, देखिए ये तस्वीर कितनी पतली सीढ़ी है, यहाँ पे देखिए कितनी पतली सीढ़ी है और इससे केवल एक व्यक्ति ही एक बार में आ सकता है। इस पतली सीढ़ी के रास्ते देखिए यहाँ पे यही वो घटना है और ये देखिए यही वो झंडा है जिसको रामगोपाल मिश्रा ने फहराया था। देखिए यही वो झंडा है, ये तस्वीरें देखिए, ये वही वो झंडा है जिसको रामगोपाल मिश्रा ने फहराया था और उसके बाद अब्दुल हमीद ने उसकी हत्या की है और हत्या करने के बाद फिर उसके शव को यहाँ से घसीटते हुए नीचे ले गया। और तमाम इस छत की स्थिति देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो इस छत पे आए और इस छत की स्थिति दिखाए। कितनी यहाँ पे कांच की बोतलें, कितने यहाँ पे पत्थर, कितने यहाँ पे डंडे बिखरे हुए हैं। यही वो बालकनी है जिसपे अगर बात करें तो रामगोपाल मिश्रा ने इस झंडे को लहराया था। ये जो झंडा है, भगवा झंडा है, ये देखिए अभी भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। इस भगवे झंडे को उसने लहराया था और ये वो छत है, देखिए इस छत की स्थिति, डंडे पड़े हुए हैं, इसके साथ साथ कांच की बोतलें पड़ी हुई है और इसके देखिए कांच की बोतलें कितनी सख्त हैं कि मेरे जूते को फाड़ते हुए अंदर घुस गई हैं। देखिए ये स्थिति है इस छत की, कितनी कांच की बोतलें हैं, टूटी हुई लकड़ियां हैं, ये डिश हैं। देखिए ये बालकनी पूरी तरीके से टूट गई थी। इस बालकनी के आप हालात को देखिए, किस तरीके से इस बालकनी को यहाँ पे टूटी और उसके बाद फिर रामगोपाल मिश्रा की यहीं पे हत्या की गई। तो ये तस्वीरें हैं एक्सक्लूसिव जो इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है और यही वो घटना स्थल है जहां रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई। तो किस तरीके से अब्दुल हमीद का घर है और किस तरीके से यहाँ पे क्या कुछ है, तस्वीरें हमने सब कुछ आपको एक्सक्लूसिव दिखाई। जिस जगह पर रामगोपाल मिश्रा की हत्या हुई उस घर में जो सामान बिखरा हुआ है, कांच की बोतलें बिखरी हुई हैं, सामान तितर बितर पड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे ही गोली चलाई गई, जैसे ही घटना सामने आई, वैसे ही अब्दुल हमीद अपने पूरे परिवार के साथ फरार हो गया था। पुलिस यहां पर पहरेदारी कर रही थी, अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन आज नोटिस चस्पा किया गया है उसकी दुकान पर, उसके घर पर, जिसके बाद पुलिस ने शटर उठाया, अंदर गई और अंदर की तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपने इंडिया टीवी पर देखी हैं। अब्दुल हमीद और उसके जो बेटे हैं वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्तारी में हैं। एनकाउंटर दो बेटों का जरूर हुआ, पैर में गोली लगी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और अब्दुल हमीद को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। नोटिस चस्पा की जो कार्रवाई है वो भी लगातार की जा रही है। हमारे साथ खास मेहमान रोज की तरह इस वक्त स्टूडियो में हैं। हर्षवर्धन जी हमारे साथ हैं, विजय जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ अवधेश जी हैं और समीर जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, डिटेल रिपोर्ट बताने के लिए काफी है कि क्या हुआ था, किस तरीके की तैयारी थी और जब हिंसा हुई तो किस तरीके से दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बोतलें मारी, पत्थर मारे, गोलीबाजी हुई, क्या हुआ, ये पूरा घर बयां कर रहा है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि इंडिया टीवी के संवाददाता ने बड़ी अच्छी रिपोर्ट की है और एक तरह से कहें कि इसको देखने के बाद बहुत कुछ लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन यहीं पर जाकर कुछ बड़े प्रश्न खड़े होते हैं। क्या वो डीजे बजाती हुई जो शोभा यात्रा निकल रही थी प्रतिमा विसर्जन की, उससे इस घर को कोई चुनौती या कोई नुकसान था? तो साफ तौर पर दिख रहा है कि कतई नहीं था। वो सड़क ऐसी भी नहीं थी कि इससे ये अब्दुल हमीद का जो घर है या कोई दूसरा घर होता। फिर उन्होंने क्यों वो स्थिति हुई कि उन्होंने पत्थरबाजी की या उनके घर से पत्थरबाजी हुई या अगल बगल से पत्थरबाजी हुई? क्योंकि ठीक ठाक सड़क चौड़ी है, ऐसा नहीं है कि वो सड़क कोई बहुत सकरी सी गली थी उसमें जा रहे थे। और क्या मान लेते हैं कि कोई भी गाना बज रहा हो, मान लेते हैं कि किसी भी तरह की ऐसी चीज हो जो हमको बुरी भी लग रही हो, तो हम लोग तो सोसाइटी में रहते हैं, अक्सर देखते हैं कि बगल में और जो ऐसी जगह होती है कम्युनिटी हॉल में शादी चल रही होती है तो रात के 10 बजे तक होता है, 11 बजे तक चलता है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए धैर्य रख लेते हैं ना। क्या वो वहां 2, 4, 6, 10 घंटे मंच लगाकर सामने कर रहे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला था, वो तो जुलूस निकल जाना था। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कहीं न कहीं उनके मन में कोई दुर्भावना थी। अब उसके पीछे और कोई ट्रिगर पॉइंट था, ये सामने आने की बात है। दूसरा एक जो बड़ा सवाल है जिसको मैं हर जगह ये पूछता हूं कि ये जो विसर्जन होता है, ये जो हिंदू पर्व उत्सव त्योहार होते हैं, इसमें जिन जगहों पर मुस्लिम ज्यादा रहते हैं, क्या वो सांप्रदायिक सौहार्द की कोई मिसाल, कोई उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर सकते हैं? और अगर अब्दुल हमीद का परिवार या दूसरे मोहल्ले के लोग या जो प्रधान जी हैं इनकी अगुवाई में 10 लोग खड़े होते और कहते कि भाई ये हिंदुओं की शोभा यात्रा निकल रही, आप लोग जाइए, अधिकतम क्या होता, थोड़ी देर वो और नाचते, थोड़ी देर वो और गाना बजाते, थोड़ी देर आपको लगता कि नहीं ये हमको चुनौती दे रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और अगर आप उस भाव में खड़े होते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। अब्दुल हमीद का घर उस सारी दुर्भावना को बयान कर रहा है जिसको लेकर हम कई बार कहते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, कौन सी एक पत्थर चला होगा, लेकिन अब तो रामगोपाल मिश्रा मर गया,
अब उसकी हत्या की भरपाई हो सकती है क्या, ये बड़ा सवाल है। विजय जी, उस इलाके में आप जितने भी लोगों से बात करिए या हिंदू पक्ष के लोगों से बात करिए, या वहां वैसे तो सन्नाटा पसरा हुआ है, इक्का दुक्का कोई शख्स मिलता भी है, तो ये सवाल उनके जहन में जरूर है कि चलिए ठीक है, कुछ कहा सुनी भी हो गई, पत्थर आपकी छतों पर कैसे आ गए, ये कांच की बोतलें आपकी छतों पर कैसे आ गई, इसकी जांच कौन करेगा? ये पुलिस कैसे बताएगी कि पहले से वहां पर बोतलें क्यों थी या पत्थर क्यों थे, क्या मंशा थी आपकी? देखिए प्राची, एक तो अविनाश ने जिस तरह से बड़े विस्तार से इस रिपोर्ट को किया ना, ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत सारे पॉइंट्स उसमें हैं। दूसरा, आप खुद भी वहाँ पर रहकर आई हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको समझती हैं। लेकिन जो बात कुल मिलाकर हुई कि जो घटना हुई, इस पर कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि मुझे वो सड़क छोटी नहीं लग रही थी जिसको लेकर ऐसा किया जाए। छोटी नहीं है, छोटी सड़क नहीं है, बहुत चौड़ी सड़क, बहुत चौड़ी सड़क है। और जो कुछ हुआ, क्या ट्रिगर पॉइंट रहा, ये तो अब इन्वेस्टिगेशन का मसला है। लेकिन जैसे अविनाश की रिपोर्ट बता रही है तो उसका मतलब है कि बस ट्रिगर पॉइंट की देरी थी, उसके अलावा तैयारी पहले से कर रखी थी। मतलब जितनी बोतलें पड़ी हैं या पत्थर पड़े हैं, इसका मतलब आपके दिमाग में था कि यदि कुछ हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि वो चाहते थे कि ऐसा करें, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार थे कि यदि कुछ हुआ तो ऐसा किया जा सकता है, इसका जवाब ऐसे दिया जा सकता है। ये खतरनाक बात है। लेकिन यहाँ पर फिर से मैं वही जिला पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करता हूँ, रोजाना कर रहा हूँ, आप नाराज भी हो सकते हैं कि जब इस तरह की यात्राएं निकलती हैं, अब आप कहें, हम लोग कहते रहे कि भाई वो फूल बरसाने चाहिए थे, नहीं बरसाने चाहिए थे, साथ खड़ा, वो तो सब अच्छी बात है, आइडियल बात है। लेकिन जिला प्रशासन की क्या तैयारी होनी चाहिए कि ऐसी जब मसले हों, इफेक्ट है कि सेंसिटिव होते हैं विसर्जन यात्राएं, इलाके, वो सब, तो प्रशासन को देखना चाहिए। और मैंने बहुत सारे शहरों में देखा है कि वो दोनों संप्रदाय के जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों का मतलब जो इनकी बात सुनते हैं लोग, प्रभावी लोग होते हैं, उनको बैठाकर पहले उस यात्रा के बारे में बातचीत करते हैं कि भाई कैसे चलना है, क्या करना है। एक वो काम होता है। दूसरा, सुरक्षा के नज़रिए से, सेफ्टी के नज़रिए से वो पुलिस जो है पूरी तलाश करती है, तलाश भी करती है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता कि भाई कौन, देखिए मैं ऐसा मानता ही नहीं हिंदुस्तान की पुलिस कितनी भी कमज़ोर हो, लेकिन एसएचओ को पता होता कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कौन आदमी क्या है, ये उस लोकल पुलिस के अलावा किसी, ये मान ही नहीं सकते कि उनको नहीं पता। तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब ऐसी होने, और जो विसर्जन यात्रा हो रही है उसका टेंशन कितना है ये भी उन्हें आम तौर पर पता होता है। कभी वो बात बढ़ जाती है, जैसे ये गोली के लिए मैं नहीं मानता कि गोली चलने की उनको आशंका होगी, लेकिन एक आशंका रहती है। तो उस सब पर क्या पुलिस ने कोई काम किया, जिला प्रशासन ने कोई काम किया, ये सब बड़े सवाल हैं जिन पर काम होना चाहिए था। अब जो घटना हो गई है उस पर पुलिस ने अब तो एनकाउंटर करके कुछ लोगों को पकड़ भी लिया है। क्या वो लोग पकड़ में आ गए? अभी तो मुझे नहीं पता कि उसमें कोई मुख्य आरोपी किसने गोली चलाई, ये भी शायद मुझे तो जानकारी नहीं है कि उसमें सरफराज जो पकड़ा गया है, सरफराज बंदूक उसके हाथ में थी, उसका एक फोटो भी बेटा। हाँ, तो मतलब वो उस सब को भी, और जब ये पकड़ में आ गए तो पुलिस को ये भी बताना चाहिए, जो लोग वहां पर हैं उनका भी गुस्सा कम होगा कि भाई आपने मुख्य अपराधी को पकड़ लिया है और उस पर काम हो रहा है। तो ये सब काम करने चाहिए। और अब वहाँ जो हमारे सोशल सिस्टम के जो लोग हैं, सोसाइटी के, उनको आगे आकर, क्योंकि ये नॉर्मलाइज तो करना ही पड़ेगा ना। अब आगे आ गए, घटना तो हो गई है, उस पर सब बातें हो गई, अब कैसे इसको नॉर्मलाइज करें, बहराइच को और उस इलाके को, इस पर काम करने की ज़रूरत ज़्यादा है। और उसमें पॉलिटिकल लीडर्स, जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो, और जो स्थानीय लोग हैं सोसाइटी के, उनको काम करना चाहिए। जांच का काम तो पुलिस कर ही रही है, जो करना है उस पर। जब एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तक वहाँ पहुँच गए हैं तो अब ये नहीं माना जाना चाहिए कि वहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ होने वाली है। आगे कैसे बढ़ा जाए, और हर दिन घटना होती है, ये विसर्जन की घटनाएं, जुलूस जो है ना हमारे यहाँ हर दिन ही निकलते रहते हैं, बिल्कुल महीने 2 महीने में। तो इसके लिए एक एसओपी जैसा कुछ काम, एसओपी होता ही है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन एसओपी पर सख्ती से काम हो, उस पर कोई लापरवाही ना हो, इसको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो भी इलाके में डर का माहौल है और हाँ, अभी तो भी उसी जो के लिए टेंशन और तनाव है वो कैसे दूर होगा, वो ज्यादा जरूरी ना, इस पर वो नॉर्मलाइज करने की बात मैं करना कर रहा हूं। चाहिए कि कैसे लोग अभी घरों के अंदर हैं, आप घर के अंदर झांकेंगे भी तब भी आपको लोग नजर नहीं आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि घर छोड़कर लोग चले गए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अंदर बंद है, लेकिन वो रास्ता नहीं है ना, जिंदगी तो ऐसी चलती नहीं। सन्नाटा पसरा हुआ है, वो कैसे नॉर्मलाइज होगा, ये बड़ा सवाल है। हालांकि अधिकारियों पर गाज गिर सकती है क्योंकि पूरी एक विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है, कैसे दंगा
हुआ, किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, नोटिस चस्पा करने की कार्रवाई भी की जा रही है। यानी मुख्यमंत्री इस वक्त ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब उपचुनाव भी होने हैं, ऐसे में उपचुनाव से पहले इस घटना को भी नॉर्मलाइज करना है और उपचुनाव में अपनी रणनीति भी बीजेपी को क्लियर रखनी है। और इसके लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हैं। बाकायदा एक बैठक हुई है बीजेपी की, जिसमें आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई है, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई है। 9 सीटों पर कुल उपचुनाव होने हैं। 9 सीटों में बीजेपी की क्या रणनीति रहेगी, उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से होगा, ये सब कुछ इस बैठक में तय किया जा रहा है। जो गठबंधन है उसे कितनी कैसे सीटें दी जाएंगी, इन तमाम बातों पर जो चर्चा है वो फिलहाल इस बैठक में की गई है। अब अवधेश जी, बीजेपी के सामने यहां पर गेन करने की सिचुएशन है क्या? बीजेपी की कोशिश क्या रहेगी कि 9 सीटें अगर हैं, 5 उसके पास पहले थीं, अगर 10 में से, तो कितनी सीटें बीजेपी हासिल करना चाहेगी ताकि एक नैरेटिव बिल्ड कर पाए जो खिलाफ गया 2024 के चुनाव में? नहीं, 3 सीटें उनके पास थी, लेकिन मिल्कीपुर, यद्यपि मिल्कीपुर से समाजवादी पार्टी जीती है, लेकिन मिल्कीपुर को एक प्रतिष्ठा का विषय बनाया है, क्योंकि जो फैजाबाद में जिसमें अयोध्या आता है संसदीय क्षेत्र में, वहाँ की पराजय एक टीस की तरह केवल उत्तर प्रदेश भाजपा या अयोध्या में मंदिर के समर्थकों के नहीं, देश भर के समर्थकों के अंदर एक टीस की तरह है। तो उस टीस को निकालने की कोशिश निश्चित रूप से करेंगे और उसमें जितनी भी वो ले आते हैं 3 से ऊपर, वो उनके लिए फिर जैसे हरियाणा में हारते हारते जीत मिलना एक माहौल बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है, ठीक वही स्थिति पैदा होगी। लेकिन मैं जरा बहराइच में जो हमारी वहां से रिपोर्ट आई है, उसके कुछ बिंदु पर देखने की जरूरत है। पहला तो यह है कि इससे यह पता नहीं चलता है कि यह घटना के तत्क्षण बाद की तोड़फोड़ है या घटना होने के बाद जो हिंसा हुई है, बहराइच में दंगे हुए हैं, उसके बाद लोग घर में घुस के तोड़फोड़ किए हैं। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद वहां हिंसा हुए, दंगे हुए, आगजनी हुए हैं, बहुत सारे घर तो ऐसे ही टूटे हैं, हुए हैं। तो ये इतना एक। दूसरा यह है कि अभी तक उसमें हमने ये नहीं देखा है कि जिस ढंग से धर्म यात्राओं में हमने देखा कि गाड़ी जल जा रही है, ध्वस्त हो जा रही है, पूरे का पूरा रथ जो है ध्वस्त हो जा रहा है दूसरी जगह, कि घर में घुस के भी तोड़फोड़ तो है, लेकिन कोई चीज जला दी गई हो, बिल्कुल नष्ट कर दिया गया हो, वो स्थिति नहीं दिखाई देती है। तो ये गुस्से के कारण अंदर घूमना, गुस्सा प्रतिशोध का भाव रहा है, लेकिन वो भी इस सिचुएशन में नहीं था, या उनके पास ऐसे हथियार और सामग्री नहीं थी जिससे उसको नष्ट किया जा सके। क्योंकि कार भी जो है शीशा तोड़फोड़ है, लेकिन यह नहीं है कि कार में आग लगा दी गई हो, पूरा कार नष्ट हो गया हो, वो कार मरम्मत होकर चल सकती है। तो यह इसका एक दूसरा बड़ा पक्ष है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो तीसरा इसका पक्ष है वो यह होता है कि जो छतों पर जो दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में हर्षवर्धन जी ने भी चर्चा की और सबने चर्चा किया है, ये तो है नहीं कि नीचे से ला के उतने पत्थर और उतने शीशे और वो रखे गए हैं, क्योंकि वो वीडियो में भी नहीं दिख रहा है। तो ये जो स्थिति देश में बन रही है कि किसी हिंदू प्रतिमा विसर्जन हो, शोभा यात्राएं हो, उत्सव के जुलूस हो, उसके लिए पहले से अगर छतों पर तैयारी की जा रही है, तो ये मन स्थिति कहां से पैदा हो? क्योंकि एक घटना तो नहीं है, ये पिछले लगभग 3 सालों से हम देश में ऐसी घटना जगह जगह देश भर में देख रहे हैं, और वो घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसके पीछे जो कारण है वो अगर नहीं समझ में आएगा तो इसका निदान नहीं होगा। अब चुनाव इस समय ऐसे समय आया है, और जो अखिलेश यादव जी की वहां भूमिका है कि उधर से यात्रा निकलनी नहीं थी, फिर एक बार राम गोपाल मिश्रा की वैसे बर्बरता और दुखद मृत्यु पर एक बार संवेदना भी प्रकट नहीं करना, बल्कि पूरे भाजपा विरोधी नेताओं में से किसी ने भी उस पर संवेदना प्रकट की हो, किंतु परंतु करके आप ऐसे ठहरा रहे हैं जैसे वो क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही हो जो कि कोई दिया है। अब वो यहां से निकल के भी जो गए हैं उसका भी उत्तर प्रदेश पर असर होगा। जो वो भिवंडी और महाराष्ट्र के मालेगांव जा रहे हैं, तो उससे एक चुनाव में
एक अत्यंत ही घातक ध्रुवीकरण की स्थिति बन रही है ठीक। और उसमें समाजवादी पार्टी भी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है। हर मुद्दे को देखिए अब बुनाया भी जा रहा है, हर मुद्दे पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन जो गलती समीर जी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी से हुई वो गलती बीजेपी दोहराना नहीं चाहती, इसलिए आप जो प्रभारी मंत्री हैं उनसे लगातार बैठकें कर रहे हैं। इस बार सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो बूथ मैनेजमेंट को बनाया गया है कि आप अपने वोटर को बाहर लेकर आइए। जो पिछली बार कमी देखी गई कि वोटर्स ने बाहर नहीं निकले, बीजेपी के वोट नहीं दिया, इस बार वो कमी दुरुस्त की जाए। देखिए 2024 का जो उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम आया था वो भारतीय जनता पार्टी को के अति आत्मविश्वास के कारण वो खराब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह 10 साल का कार्यकाल साथ में है और उत्तर प्रदेश में राम मंदिर का जिस तरह से निर्माण हुआ है, भूमि पूजन हुआ है, उसके बाद से लग रहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी 80 में से लगभग सभी सीटें जीतेगी। तो मुझे लग रहा है कि अति आत्मविश्वास के कारण भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से नैरेटिव चला दिया गया था कि संविधान खतरे में है और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी तो वापिस से ये आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करेगी, तो मुझे लग रहा है ये नैरेटिव चला और उसका असर रहा था। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इसे एक अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया 10 उपचुनाव को। हालांकि ये बात सही है कि वहां पर समाजवादी पार्टी की ताकत की भी सीटें जो वहां से उनके जीतने की संभावना ज्यादा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें वहां से जीते और मिल्कीपुर तो उन्होंने अपने लिए एक चुनौती के रूप में लिया हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि मिल्कीपुर का चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ। जब बाबा गोरखनाथ वहां गए वापिस लेने तो कहते हैं कि अखिलेश यादव ने अपने वकीलों की फौज खड़ी करवा दी थी वहां पर कि भाई पहले जितने उम्मीदवार और खड़े हुए हैं उन सबसे एनओसी लगेगा, उसके बाद करेंगे। तो ये बताता है कि अखिलेश यादव किस तरीके से उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना चाहते हैं उन चीजों को लेकर। जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि इस चुनाव में जो लास्ट टाइम निषाद पार्टी को 2 सीटें दी थी, मंजवा और एक और सीट दी थी, वो सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। सिर्फ मीरापुर सीट एक जो है वो जयंत चौधरी को दी जाएगी, बाकी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब किसी भी तरह की रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। वह जब बताएगी कि उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करके ये बताएगी कि 2024 का जो परिणाम आया था वह सिर्फ उस समय के लिए कुछ वोट बैंक जो शिफ्ट हो गया था उसके कारण हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल कैडर है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दलित, पिछड़ा, बाकी जो जुड़ा रहा लंबे समय से, वह फिर भारतीय जनता पार्टी के पास लौट के आ रहा है। और हरियाणा का जो चुनाव परिणाम आया है उसने इस बात के संकेत दिए कि जो भारतीय जनता पार्टी से वोट शिफ्ट हुआ था वो वापस भारतीय जनता पार्टी के पास लौट रहा है। और 2027 के लिए बहुत लंबा समय नहीं है योगी आदित्यनाथ के पास। तो योगी आदित्यनाथ को की भी यह परीक्षा है कि जिस तरीके से अगर 9 सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है तो यह माना जाएगा कि योगी आदित्यनाथ का जो प्रशासन है उस पर जनता ने मोहर लगा दी है। अगर उत्तर प्रदेश के 9 सीटों का जो परिणाम है वह भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अनुरूप नहीं आता, अनुकूल नहीं आता है, तो मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ के लिए भी इसका जवाब देना मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कमान संभाली है, सारे मंत्रियों की फौज उठा दी, बूथ मैनेजमेंट देख रहे हैं, सारे मंत्रियों को प्रभारी बना दिया गया है। जो गलतियां हुई हैं, जो कमियां रह गई, वो कितना दुरुस्त कर पाई है बीजेपी, इन परिणामों पर निर्भर करता है। 2024 की जो कमियां हैं या 2024 में जो कुछ हुआ, जो परिणाम बिल्कुल खिलाफ गए, उनसे कितना उबर पाई है बीजेपी, इन 9 सीटों के परिणामों से काफी हद तक साफ हो पाएगा।